नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर और कह रहा है कि 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। हाँ ना? कह रहा है यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन क्या है? हाँ ना? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था। हाँ ना? इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था और मैंने वहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। हाँ ना? आइए दोस्तों हम देखते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस वही लगेगा लेकिन फ्रैक्शन मेथड रहेगा। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। कह रहा है कि राम जो है अपने वेतन का 40% अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर देता है। कह रहा है कि और 20% कह रहा है कि 40% भोजन पर खर्च कर दिया, 20% घर के किराए पर खर्च कर दिया। कह रहा है कि 10% जो है, कह रहा है 10% मनोरंजन पर खर्च कर दिया। कह रहा है कि 10% यातायात पे खर्च कर दिया। क्या? 10% यातायात पे खर्च कर दिया। हाँ ना? दोस्तों 40% वो भोजन पे खर्च कर दिया, 20% वो घर के किराए पर खर्च कर दिया, 10% वो मनोरंजन पे खर्च कर दिया है और अगला और 10% वो घर के यातायात पे खर्च कर दिया। तो उसके द्वारा कुल खर्च की गई राशि क्या है? उसके द्वारा कुल खर्च की गई राशि देखा जाए तो 80% है। क्या है? 80% है। हाँ ना? मतलब उसने 80% पैसा तो खर्च कर दिया है। 80% पैसा खर्च कर दिया है। हाँ ना? दोस्तों उसने 80% पैसा क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। हाँ ना? हाँ दोस्तों, जो अपने आप में उसकी आय रही होगी, अपने आप में 100% रही होगी। हाँ, अगर दोस्तों उसने 80% पैसा खर्च कर दिया है तो 20% तो पैसा बचा होगा। हाँ, 20% पैसा बचा होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 बचा है, मतलब 20% बराबर 1500 के, तो 1% बराबर इतनी के 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ ना? हो गया। लेकिन अब दोस्तों हम यहाँ से फ्रैक्शन मेथड अपनाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड अपनाते हैं दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको हर चीजों के बारे में जानकारी हो, पता हो कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि व्यक्ति जो है अपनी आय का 20% बचाएगा। क्या? अपनी आय का, हमें पता है दोस्तों, व्यक्ति जो है अपनी आय का 20% बचत कर रहा है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है। क्या होती है? 1/5 होती है। हाँ कि ना? हो गया। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 होगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, व्यक्ति जो है अपनी आय का 20% बचत कर रहा है। हाँ ना? हाँ, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 5 रुपए है। ठीक है, व्यक्ति की आय मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय जो है 5 यूनिट है। क्या है? व्यक्ति की आय 5 यूनिट है। ठीक है, व्यक्ति की आय 5 यूनिट है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय मान लीजिए व्यक्ति की आय 5 यूनिट है, दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 20% बचत करता है। मतलब देखा जाए तो 1 यूनिट बचत करता है। अगर उसकी आय 5 यूनिट है तो वो कितना यूनिट बचत कर रहा है? अपनी आय का देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, मतलब 1 यूनिट बचत करता है। हाँ ना? हाँ दोस्तों, यहाँ से देखा जाए यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति की आय 5 यूनिट है तो वो 1 यूनिट बचत करता है। हाँ ना? हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 करता है, मतलब 1 यूनिट बराबर 1500। 1 यूनिट बराबर 1500। हाँ ना? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उसकी आय क्या थी। हाँ ना? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उस व्यक्ति की आय क्या थी। दोस्तों व्यक्ति की आय कितनी थी? इस फ्रैक्शन के अनुसार इस फ्रैक्शन के अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति की आय जो थी 5 यूनिट थी। हाँ ना? हाँ दोस्तों हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1500 है। अगर दोस्तों हमें आय बतानी है तो 5 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 में। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 7500, मतलब व्यक्ति की आय जो रही होगी वो 7500 रही होगी। हाँ कि ना? हाँ तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। वास्तव में फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। वास्तव में जो फ्रैक्शन मेथड होता है वो गुणा भाग को छोटा करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? गुणा भाग को छोटा करने का तरीका होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये इन सबको लिखने की जरूरत ही ना है। हाँ कि ना? हाँ, हमारा तो क्वेश्चन इतने में ही सोल्व हो जाएगा। हाँ कि ना? तो ये दोस्तों आपको सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में, कह रहा है किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। ठीक है, कह रहा है बची हुई किताबों का 50%, कह रहा है कि जो कह रहा है किसी पुस्तकालय में जो किताबें रखी हैं उसमें से 20% हिंदी है। कह रहा है कि जो बची हुई किताबें हैं हिंदी के अलावा, कह रहा है बची हुई जो किताबें हैं उसमें से 50% अंग्रेजी है। कह रहा तथा बची हुई जो किताबें हैं, कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो बची हुई किताबें हैं उसमें से 30% फ्रेंच है, 30% फ्रेंच है। हाँ ना, हो गया। हाँ, आगे कह रहा है तथा बची हुई किताबों में से 63 किताबें क्षेत्रीय किताबें हैं। हाँ ना, हो गया। कह रहा है कि हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच को छोड़कर जो बची हुई किताबें हैं कुल मिलाकर वो क्षेत्रीय किताबें हैं। हाँ ना, हो गया। कह रहा है कि बची हुई जो किताबें हैं वो 63। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में है तथा बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय किताबें हैं। कह रहा है बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय किताबें हैं। कह रहा है पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करिए। हाँ ना, हो गया। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सोल्व करेंगे, एक फ्रैक्शन मेथड, एक 100 मान के भी करेंगे। ठीक है, आप 100% भी मान के कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुस्तकालय में किताबों की संख्या क्या थी। मान लीजिए दोस्तों पुस्तकालय में किताबों की संख्या कुल 100 थी। मान लीजिए दोस्तों पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या 100 थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। हाँ ना, हो गया। कह रहा है कि आगे बची हुई किताबों में से हिंदी के अलावा जो किताबें हैं उनमें से 50% अंग्रेजी है। हाँ ना, हो गया। कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो किताबें हैं उनमें से 30%, उनमें से 30% फ्रेंच है। हाँ क्या हो गया। हाँ, आगे कह रहा है कि हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा जो बची हुई किताबें हैं उनमें से जो बची हुई किताबें हैं उनमें से कह रहा है कि जो बची हुई किताबें हैं वो हमारा क्षेत्रीय किताबें। कह रहा है हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा जो किताबें हैं वो कुल मिलाकर क्षेत्रीय किताबें हैं। हाँ ना, हो गया। कह रहा है पुस्तकालय में किताबों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए पुस्तकालय में किताबों की संख्या 100 थी। ठीक है, 100 थी। दोस्तों जो पुस्तकालय के अंदर किताबें हैं 100, इसमें से 20% हिंदी है। हाँ ना, हो गया। हाँ, अगर दोस्तों 100 किताबों में से 20% हिंदी है तो 80% दूसरी किताबें होंगी। हो गया। हाँ, इसका मैंने 80% निकाला तो आया 80। मतलब देखा जाए तो अगर 100 किताबें पुस्तकालय में हैं तो ऐसी स्थिति में 80% किताबें कुछ और होंगी। हाँ ना, बोल रहा हूँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर पुस्तकालय में कुल मिलाकर 100 किताबें हैं और उसमें से 20 किताबें हिंदी की हैं तो 80% किताबें, मतलब 80 किताबें दूसरी होंगी। हाँ ना, बोल रहा हूँ। अब दोस्तों 80 किताबें ये जो दूसरी हैं इसमें से 50% अंग्रेजी है। हो गया। हाँ, अगर दोस्तों इसमें से 50% अंग्रेजी है तो 50% अदर होंगी। हाँ ना, हाँ, इसका 50% निकाला तो आया 40। मतलब 40 किताबें देखा जाए तो दूसरी किताबें हैं। हाँ ना, हो गया। 40 किताबें दूसरी हैं। दोस्तों ये जो 40 किताबें हैं इसमें से 30% फ्रेंच की हैं। दोस्तों ये जो 40 किताबें हैं इसमें से 30% फ्रेंच है और जो बची हुई किताबें हैं वो हमारा क्षेत्रीय किताबें हैं। दोस्तों ये जो 40% किताबें हैं इसमें से 30% फ्रेंच है तो 70% हमारा क्षेत्रीय किताबें होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, अगर दोस्तों ये जो बची किताबें हैं इसमें से 30% फ्रेंच है तो 70% हमारा क्या होगा, क्षेत्रीय किताबें होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, तो इसका 70% मैंने निकाला तो आया 28। मतलब देखा जाए तो 28 किताबें हमारी क्षेत्रीय किताबें हैं। 28 किताबें हमारे क्षेत्रीय किताबें हैं। हाँ ना, 28 किताबें हमारे क्षेत्रीय किताबें हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रीय किताबें 6300 है। मतलब 28 यूनिट बराबर 6300 की, मतलब 28 यूनिट बराबर 6300। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया, देखिए 7 से डिवाइड कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 में 63 9, कहोगे देखिए 7 में 63 900 आएगा। अब उससे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 225। मतलब 1 यूनिट बराबर कितने की, कहोगे 225 की। क्या 225 की। हाँ, 1 यूनिट बराबर 225 की। मतलब ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या क्या थी। दोस्तों पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या कितनी मानी थी हमने, 100 मानी थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 2000। तो देखिए 100 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 22,500 होगी। क्या होगी, 22,500 होगी। मतलब देखा जाए तो पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या 22,500 थी। क्या थी, 22,500 थी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करते हैं, फ्रैक्शन
फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी है। अगर दोस्तों 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, बात एक ही। कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी है, मतलब 1/5 क्या है, 1/5 किताबें हिंदी है। अगर दोस्तों 1/5 किताबें हिंदी है तो 4/5 किताबें कोई और होंगी। हाँ ना कोई, हाँ 4/5 किताबें कोई और होंगी। अगर दोस्तों 1/5 किताबें हिंदी हैं तो 4/5 किताबें कोई दूसरी किताबें होंगी। हाँ ना हाँ दोस्तों, दूसरी किताबें कुल मिलाकर देखा जाए तो 4/5 थी। हाँ ना हाँ आगे कह रहा है कि बची हुई किताबें कितनी है। अगर 1/5 किताबें हमारी हिंदी है तो बची हुई किताबें कितनी है, हो गया 4/5 दूसरी किताबें, मतलब 4/5 किताबें बची है। हाँ ना हाँ कह रहा है बची हुई किताबों में से 50% अंग्रेजी है। दोस्तों 50% अगर अंग्रेजी है तो 50% बची हुई किताबें कितनी है, हो गई 4/5 है। कह रहा है 4/5 की कह रहा है कि बची हुई जो किताबें हैं इसमें से 50% अंग्रेजी हैं। अगर दोस्तों 50% अंग्रेजी है, अगर दोस्तों 50% अंग्रेजी है तो 50% कोई और होगी। बची हुई किताबों में से 50% कोई और होगी। 50 का मतलब होता है 1/2, 50% की फ्रैक्शन मतलब होता है 50% की फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2। मतलब बची हुई किताबों में से आधी किताबें क्या होंगी, कोई दूसरी होंगी। हाँ लोग हो गए, हाँ मतलब देखा जाए तो दूसरी, मतलब देखा जाए तो अंग्रेजी को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इतनी किताबें कोई दूसरी किताबें हैं। हाँ लोग हो गए, हाँ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा देखा जाए तो इतनी किताबें कोई दूसरी किताबें। ठीक है, अब कह रहा है कि बची हुई किताबें कितनी हो गई, इतनी है। कह रहा है बची हुई किताबों में से 30% फ्रेंच है, और कह रहा है कि बची हुई किताबें क्षेत्रीय है। हाँ हो गया, हाँ दोस्तों ये जो बची हुई किताबें हैं इसमें से 30% फ्रेंच है तो 70% कोई और 70% क्षेत्रीय किताबें होगा। हाँ हो गया, हाँ अगर दोस्तों बची हुई किताबों में से 30% फ्रेंच है तो 70% क्षेत्रीय किताबें होगा। हो गया, हाँ 70% का मतलब होता है 7/10। अगर दोस्तों बची हुई किताबों में से 30% फ्रेंच है तो 70% क्षेत्रीय किताबें होगा, मतलब 7/10। मतलब बची हुई किताबों का 7/10 हमारा मतलब बची हुई किताबों में से 7/10 किताबें हमारी क्या होंगी, 7/10 किताबें हमारी क्षेत्रीय होंगी। हो गया, हाँ मतलब कुल मिलाकर हमारी क्षेत्रीय किताबें इतनी होंगी। हो गया, हाँ इसे दोस्तों मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा हमारा 7/25। इसका मतलब दोस्तों यही कि यदि पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या 25 थी, तो 7 किताबें हमारी क्षेत्रीय किताबें थी। 7 किताबें हमारे कुल मिलाकर क्षेत्रीय किताबें थी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 63 तो क्षेत्रीय किताबें हैं, मतलब 7 यूनिट बराबर 63 होगी। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 900 के। दोस्तों हमें बताना है कि पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या क्या है। हो गया, हाँ तो हमें 25 यूनिट की जवाब देना पड़ेगा। हो गया, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 900 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हो गया 22,500 होगी। मतलब पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या 22,500 होगी। हाँ क्या होगी, हाँ तो दोस्तों इस प्रकार हम फ्रैक्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड थोड़ा आसान हो जाता है, गुणा भाग आसान कर देता है, गुणा भाग को हमारा छोटा कर देता है, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, कह रहा है शेष जो बचा है उसमें से 30% छोटे बेटे को दे देता है। कह रहा है कि उसमें से भी जो शेष बचा है उसमें से 10% ट्रस्ट को दान दे देता है। कह रहा है उसके पास अब 10,080 रुपए शेष है। कह रहा है उसकी आय बताइए। इसे भी हम 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे देता है। हाँ ना हो गया, कह रहा है शेष जो रुपए बचे हैं उसमें से 30% छोटे बेटे को दे देता है। कह रहा है जो शेष रुपए बचे हैं बड़े बेटे और छोटे बेटे को देने के बाद जो शेष रुपए बचे हैं उसमें से 10% ट्रस्ट को दान देता है। कह रहा है उसके पास अब 10,080 रुपए बचे हैं। कह रहा है उसको आय बताइए। हाँ ना हो गया, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 100 रुपए थी। आप 100% भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति की मान लीजिए आय 100 रुपए थी। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 20% बड़े बेटी को देता है। हाँ ना हो गया, कह रहा है शेष जो है 30%, कह रहा है शेष का 30% छोटी बेटी को दे देता है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 100 रुपए थी। हाँ अगर दोस्तों 20% वो बड़े बेटे को दे दिया है, अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे दिया है, तो अगर 20% अपने बेटे को दे दिया है तो 80% तो अभी भी बचा हुआ। हाँ
बड़े बेटे को 20% देने के बाद 80% तो बचा हुआ आएगा कहोगे हाँ। कितना बचा हुआ कहोगे, देखिए 100 का अगर मैं 80% निकालता हूँ तो 80 आएगा। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो बड़े बेटे को देने के बाद अपनी आय में से अपनी आय का 20% देने के बाद अपनी आय में से अपनी आय का 20% देने के बाद बड़े बेटे को 80 रुपया अभी भी उसके पास बचा है। हाँ ना हो गया। अब दोस्तों 80 रुपए बचा था, इस समय दोस्तों ये जो 80 रुपए बचा है इसका दोस्तों जो शेष रुपए बचा है इसमें से इसका 30% छोड़ दोस्तों ये जो 80 रुपए बचा है इसका 30% छोटे बेटे को दे देता है। क्वेश्चन में कहा है दोस्तों शेष आय का मतलब ये जो रुपए बचा है इसका कह रहा है इसका 30% छोटे बेटे को दे देता है। हाँ ना हो गया। अगर दोस्तों ये जो 80 रुपए बचा है इसका 30% छोटे बेटे को दे देता है तो 70% तो अभी भी बचा होगा कहोगे हाँ। इस राशि का 70% अभी भी उसके पास बचा होगा कहोगे हाँ। तो इसका 70% कितना होगा, 70% देखा जाए तो 7 56 होगा। मतलब अभी भी उसके पास कुल मिलाकर 56 रुपए बचा हुआ। हाँ ना होगा हाँ। दोस्तों जो व्यक्ति था अपने छोटे और बड़े बेटे को देने के बाद दोस्तों जो व्यक्ति था उसने अपने आय में से अपने बड़े बेटे को और छोटे बेटे को देने के बाद उसके पास 56 रुपए बचा था। दोस्तों जो व्यक्ति था उसने अपनी आय में से बड़े बेटे को कुछ हिस्सा दे दिया और कुछ हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया। अभी भी उसके पास कुल मिलाकर 56 रुपए बचे हैं। हाँ ना हो। अब दोस्तों ये जो रुपए बचा है इसका 10% तो ट्रस्ट को दे देता है। हाँ ना हो। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मतलब जो रुपए बचा है उसका 1/10वां हिस्सा वो ट्रस्ट को दे देता है कहोगे हाँ। अगर 1/10वां हिस्सा वो ट्रस्ट को दे देता है तो 9/10 हिस्सा तो बचा होगा। इस राशि का 9/10 हिस्सा तो बचा होगा कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो अभी भी वास्तव में उसके पास इतना रुपया बचा है, हाँ अपने को हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 10,080 रुपए बचा है। हम देख रहे हैं कि भैया उसके पास कितना रुपए बचा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उसके पास 10,080 रुपए बचा है। मतलब इतना बराबर 10,080 के 10,080 ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर कितने के हाँ अपने को हाँ। तो आइए दोस्तों हम निकालते हैं। अगर दोस्तों मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 200 आएगा। क्या आएगा 200 आएगा। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी मचा के निकालता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू तो 200 आएगा। 1 यूनिट होगा 200 के बराबर, 200 रुपए के बराबर आएगा। 1 यूनिट 200 रुपए के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों हमसे पूछा था कि उसकी आय क्या थी। दोस्तों हमने व्यक्ति की आय कितनी मानी थी, 100 मानी थी, 100 यूनिट मानी थी। हाँ क्या होगी हाँ। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 100 यूनिट की वैल्यू दिखाया तो 20,000 होगी। क्या होगी 20,000 होगी। हाँ क्या होगी हाँ। कितनी होगी 20,000 होगी, क्योंकि 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ। अगर दोस्तों 100 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो हम कह सकते हैं कि भैया व्यक्ति की जो आय है कुल मिलाकर 20,000 रुपए है। हाँ दोस्तों ये तो हो गया हमारा वैसे 100 मार्कर। आइए हम इस फ्रैक्शन से भी करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे देता है। ठीक है दोस्तों 20% का मतलब होता है 1/5। हाँ क्या हो गया, चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, बात है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मतलब 1/5वां हिस्सा अपनी आय का 1/5वां हिस्सा बड़े बेटे को देता है। अगर तो 1/5वां हिस्सा अपने बड़े बेटे को दे देता है तो 4/5 हिस्सा तो अभी बचा होगा। उसकी आय का 4/5 हिस्सा तो बचा होगा कहोगे हाँ। दोस्तों उसकी आय का दोस्तों बड़े बेटे को देने के बाद उसकी आय का 4/5 हिस्सा बचा था। ठीक है, अब दोस्तों जितना रुपया बचा है उसमें से दोस्तों जितना रुपया बचा है उसमें से 30% छोटे बेटे को दे देता है। अगर दोस्तों ये जो जितने रुपए बचा है इसमें से 30% वो छोटे बेटे को दे देता है तो अभी भी उसके पास 70% बचा हुआ कहोगे हाँ। जो इसका 70% अभी भी तो बचा हुआ कहोगे हाँ। इसका 70% का मतलब होता है दोस्तों 7/10। मतलब इसका अभी भी 7/10वां हिस्सा बचा होगा। हाँ ना बोलो हाँ, इसका 7/10वां हिस्सा बचा है। मतलब अभी भी वास्तव में देखा जाए तो उसके पास इतने रुपए बचा है दोस्तों। उसके पास अभी भी इतने रुपए बचा है कहोगे हाँ। दोस्तों जो रुपए बचा था उसमें से वो 10% ट्रस्ट को दान दे देता है। दोस्तों ये जितने रुपए बचा है दोस्तों अभी भी इतने रुपए उसके पास बचा है और इसमें से वो 10% ट्रस्ट को दान दे देता है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसमें से 10% को ट्रस्ट को दान दे देता है तो उसके पास अभी भी इस धनराशि का 90% हिस्सा बचा हुआ कहोगे हाँ। 90% का मतलब होता है 9/10। मतलब इस धनराशि का 9/10वां हिस्सा अभी भी उसके पास बचा होगा। इसका 9/10वां हिस्सा निकालता हूँ तो आएगा ये। मतलब देखा जाए तो उसके पास अभी भी इतने रुपए बचा है।
अगर मैं इसका मतलब दोस्तों ये है कि अभी भी उसके पास इतने रुपए बचा है, अभी भी उसके पास इतने रुपए बचा है। इसे भी और मैं सोल्व कर लेता हूं। 7 में 63, 7 में 63 और 125 आएगा। इसका मतलब उसके पास अभी भी इतने रुपए बचा है। इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब है कि उसके पास 63/125 रुपए अभी भी बचा है। हाँ ना बोलो, हाँ 63/125 रुपए। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों मैं गुणा भाग करता हूं तो आएगा 63/25। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि उसकी कुल आय 125 रुपए रही होगी तो उसके पास अभी भी 63 रुपए बचा है। बड़े बेटे और छोटे बेटे को और 10% दान देने के बाद उसके पास अभी भी 63 रुपए बचा है। हम लोग लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यार 10,080 रुपए बचा है, मतलब 63 बराबर 10,080 की, 10,080। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों 63 बराबर है 1080 के, 1080 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? देखिए 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 160 आएगा। क्या आएगा? 160 आएगा। दोस्तों 63 से अगर मैं 1080 को डिवाइड करता हूं तो 1008 जो है 16 बार में डिवाइड हो जाएगा और एक जीरो ऐसे लगेगा। तो ऐसी स्थिति में 63 से पूरी तरीके से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 160 आएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 160 होगी। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 160 आएगी। क्या आएगी? 160 आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 यूनिट वैल्यू 160 रुपए की आएगी। दोस्तों हमसे पूछा क्या है? कहोगे हमसे पूछा है कि व्यक्ति की आय, दोस्तों व्यक्ति की आय कुल कितने थी? कहोगे 125 रुपए थी, 125 रुपए थी। हाँ ना बोले, हाँ व्यक्ति की आय 125 रुपए थी। अगर दोस्तों हमें 125 की यूनिट की वैल्यू बतानी है तो हमें 125 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहोगे 1 यूनिट बराबर 160 की है तो 125 यूनिट बराबर कितने का? 20,000 के। मतलब व्यक्ति की आय जो रही थी, व्यक्ति की आय जो थी वो वास्तव में 20,000 थी। क्या थी? 20,000 थी। तो दोस्तों आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर मोर अपनी 20% आय भोजन पर खर्च कर देते हैं और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। आगे कह रहा है कि शेष जो रुपए बचा है भोजन पर और शिक्षा पर खर्च करने के बाद 40% मनोरंजन व यात्रा पर खर्च कर देते हैं और 30% जो है दवाइयों पर खर्च कर देता है। कह रहा है यदि वह 8,775 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? हाँ ना बोलो। दोस्तों 2 तरीके से इसे भी करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि मिस्टर मोर, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो मासिक आय है 100 रुपए, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो मासिक आय है 100 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर मोर अपनी 20% आय भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। दोस्तों 20% दोस्तों अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च किया है और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अपनी आय का 35% पैसा उसने खर्च कर दिया है। हाँ कि नहीं होगा? तो एक तरह से देखा जाए अगर अपनी आय का 35% पैसा खर्च कर दिया है तो 65% पैसा अभी भी उसके पास बचा होगा। हाँ ना होगा? आय का 65% पैसा अभी भी बचा होगा। आय कितनी है? कहोगे 100 है। 100 का मैंने 65% निकाला तो आया 65। मतलब कहोगे मतलब भोजन पर और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसके पास कुल मिलाकर 65 रुपए अभी भी बचा है। हाँ ना होगा? 65 रुपए अभी भी बचा है। हाँ ना होगा? मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 100 यूनिट थी। अगर दोस्तों वो 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है अपनी आय का, तो उसके पास अभी भी 65% पैसा बचा होगा। हाँ ना होगा? हाँ। तो मैंने उसकी आय का 65% निकाला, आया तो 65, मतलब 65 यूनिट पैसा अभी भी बचा है बच्चों की शिक्षा पर और भोजन पे खर्च करने के बाद। कह रहा है जो शेष राशि है, कह रहा है जो शेष रुपए बचा है उसके पास, उसका 40% मनोरंजन व यात्रा पर और 30% दवाइयों पर खर्च कर देता है। दोस्तों जो रुपए बचा है उसमें से दोस्तों जो रुपए बचा है उसमें से 40% मनोरंजन पर व 30% यात्रा दवाइयों पर, कह रहा है 40% मनोरंजन व यात्रा पर और 30% दवाइयों पर खर्च कर देता है। दोस्तों जो रुपए बचा था उसमें से 40% मनोरंजन पे खर्च कर दिया और 30% दवाइयों पे खर्च कर दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मनोरंजन व यात्रा पर और दवाइयों पर कुल मिलाकर 70% पैसा खर्च कर दिया है। हाँ ना बोलो? हाँ। दोस्तों जो रुपए बचा था उसमें से, दोस्तों जो रुपए जो बचा था उसका 70% तो पैसा
मनोरंजन व यात्रा पर और दवाइयों पर खर्च कर दिया। तो 30% अभी भी तो पैसा बचा होगा, जो पैसा बचा था उसका 30% पैसा अभी भी तो बचा होगा। कहोगे हाँ 30% पैसा अभी भी बचा होगा। इसका 30% निकाला है, इसका 30% क्या होता है कहोगे, देखिए 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब इसका 3/10 रुपया अभी भी बचा है। हाँ हाँ, इसका 3/10 रुपया अभी भी बचा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 8,775 रुपये बच रहा है। कह रहा है कि उसकी बचत जो है 8,775 है। दोस्तों देखा जाए तो उसकी बचत व्यक्ति की कितनी है कहोगे, इतने रुपए है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 8,775 रुपए है, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इससे डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डिवाइड कर किया जाए इसे, हाँ ना कहोगे हम। सबसे पहले हम 3 सेट कर लेते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 में 27, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम पहले 5 से कर लेते हैं, उसके बाद 13 से करेंगे। 5 कन्नन 5, 5 5 25, कितना बचा कहोगे, 4 बचा। 5 8 40, 5 5 25। अब दोस्तों 13 से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 आएगा कहोगे हाँ। 13 से अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 13 से अगर आप करते हो तो 13 कन्नन 13, 13 कहोगे देखिए 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, बचा 6, 13 5 65। और 10 अपोन में है, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है कहोगे, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 45 आएगी। क्या आएगी, 45 आएगी। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि व्यक्ति की आय क्या होगी, व्यक्ति की आय क्या होगी, हाँ ना कहोगे हाँ। व्यक्ति की आय हमने 100 मानी थी, 100 यूनिट मानी थी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 45 रुपए है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे, 4500 रुपए होगी। मतलब व्यक्ति की जो आय है वो वास्तव में 4500 रुपए है। क्या है, 4500 रुपए है। व्यक्ति की जो आय है कुल मिलाकर देखा जाए तो 4500 रुपए है। हाँ ना कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की से। इस क्वेश्चन आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर मोर अपने 20% आय भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। दोस्तों 20% उसने भोजन पर खर्च किया है और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 35% उसने पैसा खर्च कर दिया। 35% का फ्रैक्शन जो होता है, 35% की जो फ्रैक्शन होता है 7/20 होता है। हाँ ना बोले हाँ, 7/20 होता है। इसका मतलब क्या है, वो 7/20 हिस्सा अपनी आय का 7/20 हिस्सा उसने भोजन पर और बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो 13/20 हिस्सा उसकी आय का 13/20 हिस्सा अभी भी बचा होगा। हाँ ना बोले हाँ, उसकी आय का दोस्तों उसकी आय का 13/20 हिस्सा अभी भी बचा होगा। हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों इतने रुपए बचा था और इसमें से उसने 40% मनोरंजन व यात्रा पे और 30% दवाइयों पे खर्च कर दिए। दोस्तों जो जितने रुपए बचा था उसका 40% मनोरंजन व यात्रा पे और 30% दवाइयों पे खर्च कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो मनोरंजन व यात्रा पर और दवाइयों पर कुल मिलाकर 70% पैसा खर्च कर दिया है। हाँ ना बोले हाँ। अगर दोस्तों वो 70% दोस्तों जो रुपए बचा था उसका 70% अगर वो मनोरंजन व यात्रा और दवाइयों पर खर्च कर रहा है तो 30% अभी भी तो पैसा बचा होगा। इसका 30% पैसा अभी भी तो बचा होगा कहोगे हाँ। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब इसका 3/10 रुपए, मतलब इस धनराशि का 3/10 रुपए अभी भी उसके पास बचा है। हाँ कहोगे हाँ, 3/10 रुपए इसका अभी भी बचा है। हाँ कहोगे हाँ। इसे मैं अगर सोल्व करता हूँ तो आएगा 39/200, मतलब अभी भी देखा जाए तो उसके पास इतने रुपए बचा है, इतने रुपए बचा है। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 39/100 आ रहा है, मतलब अभी भी देखा जाए तो उसकी आय का इतने रुपए बचा है। उसकी आय का इतने रुपए अभी भी उसके पास बचा है। इसका मतलब दोस्तों ये इसका मतलब दोस्तों ये कि यदि व्यक्ति की आय अगर दोस्तों व्यक्ति के पास उसकी आय का इतने रुपए बचा है तो इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति की कुल आय 100 रुपए थी तो उसमें से 39 रुपए अभी भी उसके पास बचा है। हाँ ना हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 8,775 रुपए बचत हो रही है। हाँ ना बोले हाँ। दोस्तों देखा जाए तो बचत इतने रुपए हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8,775 रुपए की बचत हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 45 होगी। हाँ ना बोले हाँ। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों देखा जाए तो 4500, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों देखा जाए तो 45, 1 मिनट दोस्तों अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए दोस्तों अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 45 होगी। क्या होगी, 45 होगी। ठीक है, एक मिनट
दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 39/200 आएगा। क्या आएगा? 39/200 आएगा। 39/200 आएगा। क्या आएगा? 39/200 आएगा। मतलब देखा जाए तो उसके पास अभी भी उसकी आय का, मतलब दोस्तों देखा जाए तो अभी भी उसके पास उसकी आय का 39/200 रुपये बचा है। हाँ लोग हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि उसके पास कुल मिलाकर 200 रुपये था तो अभी भी उसके पास 39 रुपये बचा है। हाँ लोग हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कुल मिलाकर उसके पास 8,775 रुपये बचत होती है। हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 39 रुपये उसके पास बचत होती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 8,775 रुपये बचत होती है। ठीक है। अब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। दोस्तों 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 225। क्या आएगा? 225 आएगा। अगर दोस्तों मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो 225 है। क्या आएगा? 225 आएगा। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो 225 है। क्या आएगा? 225 है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों हमसे पूछा कि बताइए व्यक्ति की आय क्या थी। हाँ अगर दोस्तों हमें व्यक्ति की आय बतानी है तो हमें 200 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति की आय क्या है? 200 यूनिट है। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो तो वैसे लगा दूंगा। ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पंचे 10 की जीरो हाथ से लगे। 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4। इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति की जो आय है 45,000 रुपये है। क्या है? 45,000 रुपये है। हाँ हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको चित्र के समझ में आई होगी। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमान गिरधर अपनी 50% आय घर के खर्चों पर खर्च कर देते हैं। कह रहा है कि श्रीमान गिरधर जो है अपनी आय का 50% घर के खर्चों पर खर्च कर देते हैं। कह रहा है कि जो बचे हुए रुपए हैं उसमें से 50% वह यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर व 10% खेलों पर खर्च कर देते हैं तथा बाकी 900 रुपये की बचत करते हैं। हाँ हो गया। हाँ कह रहा है बाकी 900 रुपये बचत करता है। कह रहा है श्रीमान गिरधर का मासिक आय क्या है? ठीक है। श्रीमान गिरधर का मासिक आय क्या है? हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति के मासिक आय क्या है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की मासिक आय 100 रुपये थी। व्यक्ति की मासिक आय 100 रुपये थी। ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों एक व्यक्ति है, कह रहा है कि श्रीमान गिरधर जो है अपनी आय का 50% घर के खर्चों पे खर्च कर देता है। अगर दोस्तों 50% जो दोस्तों उसका आय क्या है? 100 रुपये है। हाँ हाँ दोस्तों मान लीजिए उसकी आय 100 यूनिट है। दोस्तों अगर अपनी आय का वो 50% खर्च कर देता है तो 50% अभी भी तो बचेगा उसके पास। उसकी आय का 50% तो पैसा बच रहा होगा। कहोगे हाँ 50% निकालूंगा तो आएगा 50, मतलब अभी भी उसके पास देखा जाए तो 50 यूनिट रुपए उसके पास अभी भी बचेगा। हाँ घर पर खर्च करने के बाद अभी भी उसके पास 50 यूनिट पैसा बचेगा। ठीक है। अब दोस्तों जितने रुपए बचा है उसका 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर खर्च कर देता है। देखा जाए तो 85% इस प्रकार देखा जाए तो उसने खर्च कर दिया। तो दोस्तों जो रुपए बचा था उसका 85% वो खर्च कर देता है। दोस्तों जो रुपए बचा था, रुपए कितना बचा था? 50। हाँ लोग 50 यूनिट रुपए बचा था। दोस्तों जो रुपए बचा था उसका 85% उसने यात्रा पर, मनोरंजन पर, खेलों पे खर्च कर दिया। तो अभी भी देखा जाए तो जो रुपए बचा है, अभी भी देखा जाए तो 15% रुपए तो बचा है। जो रुपए बचा था उसका 15% अभी भी तो बचा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इसका मैं 15% निकालता हूँ तो 15% अगर मैं निकालता हूँ तो 3/20 आएगा। क्या आएगा? अगर दोस्तों मैं इसका 15% निकालता हूँ तो आएगा 3/20। मतलब अभी भी देखा जाए तो इसके पास इतने रुपए बचा है। इस व्यक्ति गिरधर के पास इतने रुपए अभी भी बचत करता है। हाँ लोग देखा जाए तो दोस्तों गिरधर जो है इतने रुपए बचत करता है। हाँ लोग देखा जाए दोस्तों तो गिरधर के पास इतने रुपए बच रहा है, मतलब गिरधर जो है इतने रुपए बचत कर रहा है। हाँ लोग हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया गिरधर जो है 900 रुपए बचत करता है, मतलब ये बराबर है 900 को। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 15 6 90, 15 अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ, 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ डिवाइड करके तो आएगा 120। क्या आएगा? 120 आएगा। क्योंकि 15 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 90 को तो 60 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आएगा। 120 रुपये। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति की आय बताइए। व्यक्ति की आय हमने 100 यूनिट मांगी थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? हो गया देखिए 100 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 12,000 होगी। मतलब व्यक्ति की जो आय है कुल मिलाकर देखा जाए तो 12,000 है। क्या है? 12,000 है। हाँ अपने को देखा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है।
आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है तथा शेष राशि का क्रम कर रहा है, शेष राशि का क्रम से 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। कह रहा है बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित कर देता है। हाँ ना, यहाँ कह रहा है उसकी बेटियों में से एक को, कह रहा है कि प्रत्येक को हर एक को, ठीक है, हर एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। कह रहा है उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी। हक ना हो गया। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की कुल संपत्ति, ऐसा नहीं है दोस्तों, फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की कुल संपत्ति 100 यूनिट थी। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की कुल संपत्ति 100 यूनिट थी, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% धर्म किसी संस्था को दान दे देता है। अगर दोस्तों 30% को पैसा दान दे देता है तो 70% पैसा अभी भी बचा होगा। हाँ ना, हो गया। उसकी आय का 70% पैसा अभी भी बचा होगा, तो 70% इसका निकालता हूँ तो आएगा 70। मतलब हो गया, मतलब दिखाया जाए तो उसकी आय, मतलब दिखाया जाए तो अभी भी उसके पास 70 यूनिट पैसा बचा है। संस्था को, धर्मदाय संस्था को दान में देने के बाद उसके पास अभी भी 70 रुपये बचा है, ठीक है। अब दोस्तों जो रुपए बचा है उसमें से वो 30% और 25% भाग जो है पत्नी और बेटे को दे देता है। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 55% पैसा अपने बेटे और अपनी पत्नी को दे देता है। हाँ ना, हो गया। हाँ, अगर दोस्तों 55 पैसा, दोस्तों जो पैसा बचा था उसका अगर 55% पैसा पत्नी और बेटे को दे देता है तो अभी भी 45% पैसा बचा होगा। जो रुपए बचा था उसका 45% पैसा अभी भी बचा होगा। हाँ ना, हो गया। हाँ, इसका मैं 45% निकालता हूं तो आएगा 45% का मतलब होता है दोस्तों 9/20। मतलब अभी भी दिखाया तो इतने रुपए बचा है। हाँ ना, हाँ, इतने रुपए बचा है। पत्नी और बेटे को देने के बाद अभी भी उसके पास इतने रुपए बचा है, ठीक है दोस्तों। उसके पास पत्नी और बेटे को देने के बाद इतने रुपए उसके पास बचा था। अब दोस्तों इतने रुपए में जो बचा है उसमें से अपने दोस्तों इतने रुपए बचा है, पत्नी और बेटे को देने के बाद इतने रुपए बचा है, ठीक। दोस्तों जो रुपए बचा है उसमें से दोस्तों जो रुपए बचा है उसे अपने 3 बेटियों के बीच में बराबर बांट देता है। 3 बराबर दोस्तों जो रुपए बचा है उसमें से दोस्तों जो रुपए बचा है उसे अपनी बेटियों के बीच में, अपनी 3 बेटियों के बीच में बराबर बांट देता है। अगर दोस्तों देखा जाए, अगर दोस्तों वह अपने 3 बेटियों के बीच में बराबर बांट देता है तो प्रत्येक बेटी के हिस्से में देखा जाए तो इतना रुपए आया होगा। हाँ ना, होगा। हाँ, इतना रुपए आया होगा। इसे और मैं सोल्व कर लेता हूं तो आएगा 21/2। मतलब देखा जाए तो बेटियों के हिस्से में 21/2 रुपए आया होगा। प्रत्येक बेटी के हिस्से में 21/2 रुपए आया होगा। हाँ ना, हाँ, प्रत्येक बेटी के हिस्से में 21/2 रुपए आया होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 42 लाख रुपए आया है। मतलब इतना बराबर है 42 लाख के, 42 लाख के, ठीक है। अब दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे, देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है। और कहोगे देखिए 3 मल्टीप्लाई भी करूंगा तो आएगा, कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 4 लाख। क्या आएगा? 4 लाख आएगा। हक ना, हो गया। 1 लाख 4 लाख के बराबर, 1 यूनिट बराबर 4 लाख के आएगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गया नहीं। व्यक्ति की कुल संपत्ति पूछा था। हक ना, हो गया। व्यक्ति की कुल संपत्ति पूछा था दोस्तों। व्यक्ति की कुल संपत्ति हमने 100 मानी थी, कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 4 लाख की है तो 100 यूनिट बराबर कितने की, कहोगे 400 लाख की। मतलब देखा है तो व्यक्ति की जो संपत्ति है कुल मिलाकर 400 लाख है। क्या है? 400 लाख है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की कुल आय जो है 1500 रुपए है। कह रहा है ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। कह रहा है ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया है। अगर दोस्तों ए अपनी आय का 90% खर्च कर रहा है तो ए अपने, अगर दोस्तों 90% वो अपनी आय का खर्च कर दे रहा है तो 10% तो अभी भी उसके पास बच रहा होगा। आय का 10% बच रहा होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी अपनी आय का अगर 80% पैसा खर्च कर दे रहा है तो अभी भी उसके पास 20% पैसा बच रहा होगा, कहोगे हाँ। कह रहा है कि उनकी बचत का जो अनुपात है 3:4 है तो उनका प्रत्यक्ष आय बताइए। दोस्तों 2 व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था। दोस्तों 2 व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था, ठीक है। दोस्तों 2 व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था। दोस्तों ए जो है अपनी आय का 90% पैसा खर्च कर देता है। अगर दोस्तों ए अपनी आय का 90% पैसा खर्च कर देता है तो ऐसी स्थिति में ए जो है अपनी आय का 10% अभी भी पैसा बचा रहा होगा। हाँ ना, हो गया। ए का में 10%, दोस्तों ए जो है अपनी आय का 10% पैसा बचा रहा होगा। हाँ ना, हो गया। मतलब देखा जाए तो दोस्तों ए जो है अपनी आय का 10% पैसा बचा रहा है। मतलब इतना रुपया अभी भी वो बचा रहा है। हाँ ना, हो गया।
इसी प्रकार दोस्तों बी अपनी आय का, इसी प्रकार दोस्तों बी अपनी आय का, इसी प्रकार दोस्तों बी अपनी आय का 80% पैसा खर्च कर रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 80% पैसा खर्च कर रहा है तो अभी भी वो अपनी आय का 20% पैसा बचा रहा है, हाँ ना होगा हाँ। तो मैंने बी का दोस्तों बी जो है दोस्तों बी अपनी आय का 20% पैसा बचा रहा है, तो मैंने बी का 20% निकाला तो आया ये, हाँ ना हाँ। मतलब बी देखा जाए तो इतने रुपए अभी भी बचा रहा है दोस्तों। ए रुपया दोस्तों ए जो है इतना रुपया बचा रहा है दोस्तों, ए इतना रुपये बचत कर रहा है, बी ए इतना रुपये बचत कर रहा है। तो ये देखा जाए तो ए और बी की बचत का अनुपात है, हाँ ना हाँ। ये देखा जाए तो ए और बी की बचत का अनुपात है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की बचत का अनुपात जो है 3:4 है, मतलब ये बराबर है इसके। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। प्रतिशत से एक प्रतिशत कैंसिल, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से दोस्तों इधर भी मैंने कैंसिल कर दिया, इधर भी कैंसिल कर दिया, तो a अपॉन बी की वैल्यू आई 3/2, a अपॉन बी की वैल्यू आई 3/2 दोस्तों। ए व्यक्ति की आय थी, बी भी व्यक्ति की आय थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर ए और अपॉन बी की वैल्यू 3:2 आई है तो इसका मतलब ये है कि यदि ए की आय 3 है तो बी की आय 2 यूनिट है दोस्तों। ए की आय 3 यूनिट है और बी की आय 2 यूनिट है। तो इस प्रकार ए और बी की कुल आय कितनी है, हो गया 5 यूनिट है, हाँ ना हो गया हाँ। कितनी है, 5 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1500 है, क्या है 1500 है, कितनी है 1500 है, हाँ ना हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 300 होगी, हाँ ना हो गया हाँ। दोस्तों ए और बी की आय यहाँ पर देखा जाए तो 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1500 रुपए है। अगर 5 यूनिट बराबर 1500 के हैं तो 1 यूनिट बराबर 300 की होगी, हाँ ना होगी हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इससे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ए और बी की आय क्या है दोस्तों। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए ए की आय कितनी होगी, 3 यूनिट है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 900 होगी। मतलब ए की जो वास्तविक आय है 900 रुपए है, क्या है 900 रुपए है। इसी प्रकार दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख के बताइए बी की आय कितनी है, तो 2 यूनिट है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 600 होगी। मतलब बी की वास्तविक आय देखा जाए तो 600 रुपये है, क्या है 600 रुपये है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तथा डी के 4 छात्रों ने एक परीक्षा दी। कह रहा है ए ने बी से 50% अधिक अंक हासिल किए। कह रहा है आगे बी ने सी से 16.3% अधिक अंक हासिल किए। कह रहा है सी ने डी से 33.3% अधिक अंक हासिल किए। कह रहा है यदि ए ने कुल मिलाकर 350 अंक हासिल किए हैं तथा परीक्षा पूर्णांक 600 का था तो बताइए डी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, हाँ क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अनुपातिक वैल्यू निकालना आता है, ठीक है। यही विश्वास करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों 4 छात्र थे ए बी सी, ठीक है। कह रहा है ए ने कह रहा है कि एक छात्र हमारा कह रहा है ए जो है बी से 50% अधिक अंक हासिल करता है। 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 2 है तो उसको 50% देगा, हाँ ना। कह रहा है ए जो है बी से 50% अधिक अंक हासिल करता है। मान लीजिए दोस्तों बी जो है कुल मिलाकर 2 अंक हासिल करता है। कह रहा है कि जो ए है बी से 50% अधिक अंक हासिल करता है, मतलब 1 अंक अधिक हासिल करता है बी की तुलना में। अगर दोस्तों ए जो है बी की तुलना में 1 अंक अधिक हासिल करता है तो ए कितना अंक हासिल करता है, कहोगे 3 अंक हासिल करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी के अंकों का अनुपात जो है 3:2 है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको अब मन में ही निकालना है, ठीक है। कह रहा है बी ने सी से 16.2/3% अधिक अंक हासिल किया। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, मतलब 1/6 नंबर अधिक अंक हासिल किया, मतलब 1/6 नंबर अधिक हासिल किया है। किसी कौन हासिल किया, कहोगे बी। किसकी तुलना में, कहोगे सी की तुलना में, हाँ ना कहोगे हाँ। कह रहा है जो बी है सी से 1/6 नंबर अधिक अंक हासिल किया। इसका मतलब यही है कि यदि सी ने कुल मिलाकर 6 अंक हासिल किया है तो बी जो है सी की तुलना में 1 नंबर अधिक हासिल किया है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो बी जो है 7 नंबर हासिल किया है। इस प्रकार देखा जाए तो बी और सी के अंकों का जो अनुपात है वो 7:6 है। क्या है, 7:6, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों कह रहा है सी जो है डी से 33.3% अधिक अंक हासिल करता है। 33.3% का मतलब होता है 1/3, मतलब 1/3 नंबर अधिक लाता है। सी जो है डी से 1/3 नंबर अधिक लाता है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये यदि डी कुल मिलाकर 3 अंक ला रहा है तो सी जो है 3 अंक ला रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि डी जो है कुल मिलाकर 3 अंक लाया है तो सी जो है
सी जो है डी के मुकाबले 1 नंबर अधिक ला रहा है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सी जो है 4 नंबर ला रहा है। हाँ लोग यहाँ इस प्रकार सी और डी के अंकों का अनुपात 4:3 है। ठीक है दोस्तों, ए बी के अंकों का अनुपात 3:2 है, बी सी के अंकों का अनुपात 7:6 है। ठीक है 7:6 है। ठीक है और सी डी के अंकों का अनुपात 4:3 है। अब मैं कह रहा हूँ कि बताइए ए बी सी डी के अंकों का अनुपात क्या है। इसके लिए दोस्तों आप होगे देखिए यहाँ पर जो होगे देखिए यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, इसके सामने जो संख्या है वो लिख दीजिए। ठीक है तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया। इसी प्रकार आपने कहा यहाँ पर जो संख्या है इसके सामने जो होगे देखिए यहाँ पर जो जगह खाली है इसके सामने जो संख्या वो लिख दीजिए। इसी प्रकार आपने यहाँ पर कहा 6 लिख दीजिए, इसी प्रकार आपने यहाँ पर कहा 4 ले दीजिए और 4 लिख दीजिए। मैंने ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार आपने कहा कि ऐसे ऐसे सोल्व कर लीजिए, मैंने सोल्व कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ 3 7 21 21 24 84 क्या है 84 है। क्या है 84 है। काटा पीटी भी मचा सकता हूँ। ठीक है काटा पीटी भी मचा सकता हूँ, काटा पीटी भी मचा सकता हूँ। ठीक है 84 है। 213 14 14 चौके 56 आ गया। 6 दूनी 12 12 चौक 48 है। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 24 32 36 है। हाँ लोग क्या आया 36 है। 6 दूनी 12 12 3 36 है। ठीक है तो इस प्रकार देखा जाए तो ए बी सी डी के अंकों का अनुपात 84:56:38:36 था। ठीक है ए बी सी डी के अंकों का अनुपात 84:56:38:36 था। ठीक है दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो एक है दोस्तों ए और बी सी डी के अंकों का अनुपात अगर ये है तो हम कह सकते हैं कि भैया ए के अंक ए को कुल मिलाकर देखा जाए तो 84 अंक मिले हैं। हाँ लोग हाँ लेकिन दोस्तों ए बी सी डी के अंकों का अनुपात 84:56:38:36 है। इस प्रकार देखा जाए तो ए को कुल मिलाकर 84 अंक मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 350 अंक मिले हैं, मतलब 84 बराबर 350 के। तो ए की यूनिट बराबर कितने के हो गए, ए की यूनिट बराबर देखा जाए तो 350/84 के। हाँ कि ना हो गया दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों डी को कुल कितने अंक मिले थे, हो गए 36 अंक मिले थे। हाँ कि ना हो गया। अगर एक यूनिट बराबर 36 यूनिट अंक मिले थे, एक यूनिट बराबर अगर इतने की है तो 36 यूनिट बराबर कितने के हो गए, इतने के। ठीक है अब दोस्तों मैं इसे काटा पीटी मचा लेता हूँ। 6 आ गया, 6 करना 6 6 चौक 24। ठीक है कोई दिक्कत नहीं पसंद होगी। 2 से दोस्तों मैंने इसे काटा 3 आया, 7 से काटा 50 आया। इस प्रकार दोस्तों 150 आ गया। हाँ ना होगा मतलब कुल मिलाकर डी को 150 नंबर प्राप्त हुए थे। हाँ कह रहा है कि डी के अंकों का प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत अंक मिला था। दोस्तों कुल मिलाकर 600 नंबरों का पेपर था और कुल मिलाकर उसे 150 अंक मिले हैं। तो आप मुझे बताइए अगर 150 नंबर उसे मिले हैं 600 में से तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, कभी देखिए पूरा भाग कर लीजिए। ठीक है तो अगर देखिए इससे ये कैंसिल हुआ, मैंने कहा तो देखिए 6 से अगर हम भाग देते हैं तो 6 दूनी 12 6 पंचे 30। देखिए 6 पंचे 30। इस प्रकार देखा जाए तो डी को कुल मिलाकर 25% अंक मिले हैं। क्या 25% अंक मिले हैं। हाँ ना हो गया। हाँ तो दोस्तों आपने खुद देखा कि हमें इस बी और सी के अंकों से कोई मतलब ही ना था। हाँ हाँ मतलब ये जो आपने सोल्व किया है, ये मल्टीप्लाई आपने किया है इसका और इसका कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब इसको हमें स्किप करना था। जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हमें स्किप करना था, क्योंकि हमें ए और डी की वैल्यू से काम है, इसलिए आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करना था, केवल इसकी करना था और इसकी करना था। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि जो है सूर्य से 12 साल छोटा है। ठीक है कह रहा है कि रवि की आयु जो है उसकी और कह रहा है कि रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का योग का 40% है। ठीक है कह रहा है आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि जो है सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। आगे कह रहा है, आगे दोस्तों कह रहा है कि रवि की जो आयु कह रहा है रवि की जो आयु है, कह रहा है रवि की जो आयु है रवि और सूर्य की आयु का योग का, कह रहा है रवि की जो आयु है रवि और सूर्य की आयु का योग का 40% है। कह रहा है रवि की जो आयु है उसकी मतलब रवि की, कह रहा है रवि की जो आयु है उसकी और सूर्य की आयु का योग का 40% है। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5 होता है, चाहे 40% का हो चाहे 2/5 का हो। हाँ बात एक ही है। और कह रहा है कि भैया रवि की जो आयु है रवि और सूर्य की आयु का 40% है, मतलब 2/5 है। रवि की जो आयु है सूर्य और रवि की आयु का 2/5 है। आपने 2/5वां हिस्सा है। कह रहा है रवि की जो आयु है रवि और सूर्य की आयु का 2/5वां हिस्सा है। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि रवि की आयु
इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि रवि और सूर्य की आयु कुल मिलाकर 5 यूनिट है, रवि और सूर्य की आयु का योग कुल मिलाकर 5 यूनिट है, तो रवि की आयु उसमें से 2 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, रवि और सूर्य की आयु, दोस्तों रवि और सूर्य की आयु का योग 5 यूनिट था, रवि और सूर्य की आयु का योग 5 यूनिट था। आपने को हाँ, उसमें से दोस्तों रवि की आयु 2 यूनिट है, तो सूर्य की आयु कितनी होगी? 3 यूनिट होगी। आपने को हाँ, दोस्तों रवि की आयु 2 यूनिट था, सूर्य की आयु देखा है 1 यूनिट है, तो रवि जो है सूर्य से कितना वर्ष छोटा है? 1 वर्ष छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 12 छोटा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 12 के, ठीक है 12 वर्ष के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, 1 यूनिट बराबर 12 के। दोस्तों हमसे कहा है कि बताइए 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु कितनी जाएगी? आपने कहा दोस्तों सूर्य की आयु फिलहाल कितना हो गया? देखिए 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 12 की 36 यूनिट होगी। आपने कहा 36 वर्ष होगी, मतलब देखा जाए तो सूर्य की जो आयु है वर्तमान में देखा जाए तो 36 वर्ष है। आपने कह रहा है कि 9 वर्ष बाद आयु क्या होगी सूर्य की? दोस्तों आज 36 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद कितनी होगी? 45 वर्ष होगी। क्या होगी? 45 वर्ष होगी। आपने कहा सूर्य की आयु जो है 9 वर्ष बाद 45 ईयर होगी। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। कह रहा है उसके जर्मन में मिले अंक है, फ्रेंच और जर्मन से मिले अंकों का। कह रहा है कि जर्मन में मिले अंक जो है फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों का जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों की योग का 28% है। 28% का मतलब होता है 7/25 है, 7/25। चाहे मैं 28% कहूँ चाहे 7/25 कहूँ, बात एक ही है। कह रहा है कि जर्मन में मिले अंक जो है फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। हाँ कह रहा है कि उसके फ्रेंच में कितने अंक मिले थे, उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि जर्मन में मिले अंक जो है, कह रहा है जर्मन में मिले अंक जो है जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों का योग का, कह रहा है कि जर्मन में मिले जो अंक है जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों के योग का 28% है। 28% का मतलब होता है दोस्तों 7/25, 7/25। हाथ में होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्मन में मिले जो अंक है जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों का योग का 28% है। मैंने कहा कि 28% की फ्रैक्शन क्या होगी? तुरंत आपने कहा 7/25 होगी। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्मन में मिले जो अंक है जर्मन में मिले जो अंक है जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों के योग का 28% है। हाँ ना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों जर्मन और फ्रेंच में मिले मान लीजिए दोस्तों जर्मन और फ्रेंच के अंकों का योग 25 है। ठीक है, जर्मन और फ्रेंच के अंकों का योग 25 है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्मन में मिले जो अंक है जर्मन में मिले जो अंक है जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों के योग का 28% है। 28% है, मतलब 7 यूनिट है। हाँ कि ना बोले? हाँ, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों का योग जर्मन में और फ्रेंच में मिले अंकों का योग 25 यूनिट है, तो उसे जर्मन में, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि जर्मन और फ्रेंच में उसे कुल मिलाकर 25 अंक मिले हैं, तो उसे जर्मन में अकेले ही 7 अंक मिले हैं। 7 अंक मिले हैं। हाँ कि ना बोले? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो हाँ दोस्तों, जर्मन और फ्रेंच में जो अंक मिले थे दोस्तों जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों का योग कुल मिलाकर 25 है। हाँ ना बोले? हाँ, और जर्मन में उसे देखा जाए तो 7 अंक अकेले ही मिले हैं। हो गया? हाँ, जर्मन में देखा जाए तो 7 अंक अकेले ही मिले हैं। हो गया? हाँ, जर्मन में देखा जाए तो 7 अंक अकेले ही मिले हैं। हो गया? हाँ, 7 अंक अकेले मिले हैं। ठीक है, तो फ्रेंच में कुल कितने अंक मिले होंगे? देखिए अब 25 में से 7 घटा दीजिए तो आएगा 18। ठीक है दोस्तों, जर्मन में उसे 7 अंक मिले थे, फ्रेंच में उसे 18 अंक मिले। तो आप मुझे बताइए फ्रेंच में उसे जर्मन से कितने अंक अधिक मिले हैं? 11 अंक अधिक मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 22 अंक मिले हैं अधिक, मतलब 11 यूनिट बराबर 22 के। 1 यूनिट बराबर कितने का बोलिए? 1 यूनिट बराबर 2 के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 2 अंक। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले हैं? दोस्तों फ्रेंच में कुल कितने अंक मिले थे? 18 यूनिट अंक मिले हैं। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2 है, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 36 होगी। क्या होगी? 36 होगी। 36 होगी, मतलब यही है कि उसे फ्रेंच में 36 अंक मिले हैं। क्या 36 अंक मिले हैं? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन में दम नहीं है, केवल समझने का फेर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 3.5% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। कह रहा है मूल्य भिन्न ज्ञात करिए। मान लीजिए दोस्तों मूल्य भिन्न जो था हमारा A/B था। मान लीजिए दोस्तों मूल्य भिन्न हमारा A/B था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अगर दोस्तों जो भिन्न का अंश रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। हाँ, अगर दोस्तों 200% की वृद्धि कर दी जा रही है
तो आज भिन्न जो है अपने आज जो देखा जाए तो आज अंश देखा जाए तो अपने आप का 300% हो गया होगा, क्योंकि 100% पहले था, 200% आज वृद्धि कर देंगे तो आज हो जाएगा भिन्न, आज जो अंश हो जाएगा अपने आप का 300% हो जाएगा। हाँ कि ना बोले। इसी प्रकार कह रहा है हर में 350% की वृद्धि कर दी जाती है, दोस्तों हर भी अपने आप में 100% होगा। आज अगर हर में 350% की वृद्धि कर दी जाती है तो हर अपने आप का आज 450% हो गया होगा। हाँ कि ना बोले। कह रहा है इस प्रकार कह रहा है कि अगर अंश में 200% वृद्धि कर दे और हर में 350% की वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। कह रहा है कि मूल भिन्न क्या है दोस्तों, ये मूल भिन्न हमारा a/b था। दोस्तों इस भिन्न में बताइए अंश क्या का हो गया, अंश हमारा a है, हर क्या का हो गया b है। ठीक है दोस्तों, अंश हमारा a था, अंश हमारा a था दोस्तों। जो अंश था उसमें दोस्तों अंश हम अपने आप में 100% था। ठीक है दोस्तों, जो अंश था उसमें 200% की वृद्धि कर दी गई है। अगर 200% की वृद्धि कर दी गई है तो अंश अपने आप का आज 300% हो गया होगा। हाँ कि ना होगा। हाँ दोस्तों, अंश जो है अपने आप का आज जो है 300% हो गया, तो इसका मैंने 300% निकाला तो आया इतना, मतलब आज जो है अंश इतना हो गया है, मतलब आज अंश हमारा इतना हो गया है। हाँ कि ना होगा। हाँ दोस्तों, हर क्या है हो गया, देखिए मूल भिन्न का देखा जाए तो हर हो गया, देखिए मूल भिन्न में देखा जाए तो हर हमारा b है दोस्तों पहले हमारा हर b था। हाँ लोग। हाँ दोस्तों, जो हर था अपने आप में 100% था हो गया। हाँ दोस्तों, आज हर में 350% की वृद्धि कर रहे हैं। हाँ लोग। हाँ अगर दोस्तों आज हर में 350% की वृद्धि कर देते हैं तो हर अपने आप का आज 450% हो जाएगा, क्योंकि 100% पहले से था। 350% की अगर और वृद्धि कर देते हैं तो 450 हो जाएगा अपने आप का हो गया। हाँ दोस्तों, हर पहले b था, अगर आज 350% की वृद्धि कर देते हैं तो हर आज अपने आप का 450% हो जाएगा, इसका मैंने 450% निकाल दिया। दोस्तों देखा जाए तो आज अंश इतना हो गया है, हर इतना हो गया है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो भिन्न आज हमारा इतना हो गया है। अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि करने के बाद हमारा भिन्न इतना हो गया है। हाँ क्या ना। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 5/12 हो गया है, मतलब ये बराबर है इसके। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, 15 दूनी 30 दोस्तों, 15 3 45। ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12। a/b की वैल्यू निकल कर आई 5/8। क्या निकल कर आई? 5/8 निकल कर आई। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूल भिन्न था वो 5/8 था। मूल भिन्न जो था हमारा 5/8 था। अब बात आती है क्या हम और तेजी से कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ हम तेजी से कर सकते हैं। कैसे? आइए दोस्तों हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दे रहे हैं। कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि कर देते हैं तो परिणामी भिन्न जो हमारा 5/12 आता है। हाँ मतलब ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मैं अंश में 200% की वृद्धि कर दूंगा तो आज अंश जो है अपने आप का 300% हो जाएगा। हाँ कि ना होगा। हाँ 300% हो जाएगा, तो मैंने 300% लिख लिया, 300% लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अगर मैं हर में 350% की वृद्धि कर रहा हूँ तो आज हर अपने आप का 450% हो जाएगा। हाँ ना होगा। हाँ मैंने 450% लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैंने लिख लिया। तो ये क्या है? अंश और हर का अनुपात। हाँ कि ना होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5/12 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है, वृद्धि करने के बाद परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। हम देख रहे हैं भैया परिणामी भिन्न इतना हो जाता है वृद्धि करने के बाद, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5/12 हो जाता है, तो मैंने ये 5/12 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसे सोल्व करके एक फ्रैक्शन बना लिया। अब दोस्तों इसे सोल्व करके एक फ्रैक्शन बना लिया। ठीक है, अब इसे दोस्तों सोल्व करके एक फ्रैक्शन बना लिया। और फ्रैक्शन दोस्तों आप सोल्व करोगे तो ये जो इधर का फ्रैक्शन है इधर जाना चाहिए। इस प्रकार आपको सोल्व करना है कि ये वाला फ्रैक्शन इधर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया। ठीक है, इधर दोस्तों अगर मैं काटता हूँ तो आएगा 2/3 आएगा। क्या आएगा? 2/3 आएगा। हाँ कि हाँ, ये वाला फ्रैक्शन जो है इधर जाना चाहिए, ना कि ये वाला इधर आना चाहिए। 3 चौके 12। ठीक है, अब दोस्तों मैं 2 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा। यहाँ पर 1 बचा है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा। 1 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 5 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो आएगा 8। मतलब जो हमारा मूल फ्रैक्शन था, मतलब जो हमारा मूल भिन्न था वो 5/8 था। इस प्रकार दोस्तों हम और तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाता है। कह रहा है कि वास्तविक भिन्न बताइए। मान लीजिए दोस्तों वास्तविक भिन्न हमारी a/b थी। मान लीजिए दोस्तों हमारी वास्तविक भिन्न a/b थी। दोस्तों
जो मान लीजिए दोस्तों भी हमारी वास्तविक भिन्न ए बटे बी थी, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिए, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिए तथा हर को 5% घटा दे तो परिणामी भिन्न 5/2 होता है। हाँ कि ना कोई? कह रहा है कि मूल भिन्न बताइए। मान लीजिए दोस्तों मूल भिन्न ए बटे बी है, ठीक है। दोस्तों ये जो मूल भिन्न है इसका अंश क्या होगा? ए है। इसका हर क्या है? दोस्तों अंश हमारा मूल भिन्न का जो अंश है वो ए है। हाँ लोग? हाँ दोस्तों अंश को अगर मैं 20% बढ़ा दूंगा तो अंश अपने आप का 120% हो जाएगा, क्योंकि जो अंश है वो अपने आप में 100% होगा और 20% और मैं बढ़ा दूंगा तो वो अंश जो है अपने आप का 120% हो जाएगा। हाँ लोग? हाँ अंश जो है अपने आप का 120% हो जाएगा, तो मैंने 120% इसका निकाल दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हमारा हर जो था, दोस्तों हमारा हर जो था वो बी था। हाँ लोग? हाँ दोस्तों जो हर है अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर दोस्तों हर में से मैं 5% घटा दूं तो हर अपने आप का 95% रह गया होगा। हाँ क्या होगा? मतलब इतना वास्तव में हर हमारा इतना हो गया होगा। हाँ क्या होगा? हाँ दोस्तों अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% घटोतरी करने के बाद हमारा जो भिन्न है इतना हो गया होगा। हाँ क्या होगा? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5/2 हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी, ए अपॉन बी की वैल्यू आएगी वास्तव में 95/48 है। 95/48 है। मतलब हमारा जो भिन्न है वास्तव में 95/48 है। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को तेजी से करेंगे, ठीक है, बिना ए और बी माने। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए, कह रहा है किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, हर को 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाता है, ठीक है। कह रहा है वास्तविक भिन्न होती है। अब दोस्तों हम तेजी कर लेते हैं। दोस्तों अंश को अगर मैं 20% बढ़ा दूंगा तो अंश अपने आप का 120% हो जाएगा, तो मैंने 120% दे दिया। अगर दोस्तों मैं हर में से 5% घटा दूं तो हर अपने यहाँ पर आज 95% हो जाएगा, मैंने 95% दे दिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया भिन्न हमारा 5/2 हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं अंश में 20% बढ़ा दूं तो हमारा अंश ये हो जाएगा, अगर मैं हर में से घटा देता हूं तो हमारा हर ये हो जाएगा, मतलब हमारा भिन्न आज वास्तव में ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये हो गया। दोस्तों अब इस आपको सोल्व करना है, दोस्तों आपको सोल्व करना है, ठीक है। दोस्तों आपको इस प्रकार सोल्व करना है कि ये वाला जो पार्ट है इधर उठ के जाए, ना कि ये वाला उधर उठ के जाए, ठीक है। दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये 24 बार में खत्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों 3 मल्टीप्लाई में करता हूँ। दोस्तों मैंने आपको कहा है दोस्तों इस प्रकार सोल्व करना है कि ये वाला पार्ट जो है इधर उठ के जाए, ठीक है। ना कि दोस्तों आपको इधर से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इधर से मल्टीप्लाई इधर से करनी है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं प्रतिशत से, दोस्तों प्रतिशत भी कैंसिल हो गया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 95 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है, हो गया। हाँ 95 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 95 आएगा। 95 आएगा कि नहीं? हो गया। हाँ 95 आएगा, ठीक है, 95 आएगा। और 24 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 48 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन, हमारा जो भिन्न था, मूल भिन्न था जो वो 95/48 था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर ऐसे कर देता, इसकी मल्टीप्लाई इधर करता तो कुछ और आता। आप खुद सोचिए दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई मैं 48 से करता तो 48 पहले लिखता। हाँ क्यों? हाँ उससे 95 की मल्टीप्लाई 1 से करता तो 95 लिखता। तो इस प्रकार दोस्तों ये चीज़ हमारा गलत हो जाता है। हाँ ये चीज़ हमारा गलत हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, ठीक है। इस पार्ट की मल्टीप्लाई इधर करके लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूल भिन्न था वो 95/48 था। क्या? 95/48 था। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गई हैं, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आखिरी दोस्तों हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, ज़्यादा वो भारी नहीं करेंगे। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश 200% बढ़ा दिया जाए तथा हर 400% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 हो जाती है, मतलब 21/20 हो जाती है, ठीक है। कह रहा है 1/20 हो जाती है, 21/20 हो जाती है। कह रहा है कि मूल भिन्न ज्ञात करिए। दोस्तों भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दिया, दोस्तों कह रहा है कि भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दिया जाए और हर में 400% बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो परिणामी भिन्न है वो 21/20 हो जाता है। हाँ दोस्तों अगर मैं अंश में 200% बढ़ा दूंगा तो अंश अपने आप का 300% हो जाएगा। हाँ 300% मैंने लिख दिया। अगर दोस्तों मैं हर में 400% की वृद्धि कर दूंगा तो अंश हर अपने आप का 500% हो जाएगा। तो मैंने 500% लिख दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा भिन्न ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 21/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। 5 चौके 20, 3 सत्ते 21,
दोस्तों एक हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा, इसके इधर करूंगा तो 7 आएगा, इसके इधर करूंगा तो 4 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 7/4 है। इस प्रकार दोस्तों हमारा हम इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूल भिन्न था वो 7/4 था। क्या था? 7/4 था। हाँ क्या हो गया? आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।